कल्पना कीजिए एक ऐसे लोकतंत्र की जहां चुनाव बिल्कुल समय पर होते हैं। मतलब हर तरफ रंग बिरंगे पोस्टर लगते हैं और रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ती है। हाँ, बाहर से देखने में सब एकदम सामान्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर दुनिया के जो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित डेटा इंडेक्स है ना, वो उसी देश को सबसे खराब निरंकुशता मतलब डिक्टेटरशिप की श्रेणी में रख देते हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक ऐसी शानदार इमारत सोचिए जिसकी बाहरी दीवारें और रंग रोगन तो एकदम ताज़ा और मजबूत दिखता है, लेकिन अगर उस इमारत के भीतर आप ध्यान से सुने तो कोई धड़कन नहीं है, कोई बहस नहीं है, सिर्फ एक गहरा और अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा है। एक ऐसी नींव जो बिना किसी शोर शराबे के बस धीरे धीरे खोखली हो रही है। और मुझे लगता है शायद सबसे खतरनाक बात यही है। देखिए, क्योंकि जब कोई ढांचा अचानक से गिरता है ना, तो बहुत शोर होता है, बहुत धूल उड़ती है। बिल्कुल। और सबको पता चल जाता है कि हाँ, कुछ टूटा है। हाँ, मतलब एक धमाका होता है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी संस्था की नींव में धीमा क्षरण होता है तो अक्सर कोई अलार्म नहीं बजता। सन्नाटा ही वो पहला संकेत होता है कि कुछ बहुत बुनियादी चीज बदल रही है। और यही सन्नाटा हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज हम 2026 की शुरुआत में प्रकाशित एक बेहद अहम लेख की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हाँ, वो पेपर काफी चर्चा में रहा है। सही कहा। इस लेख का शीर्षक है द आर्किटेक्चर्स ऑफ साइलेंस, इंडियाज डेमोक्रेटिक इरोजन। और दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने नहीं लिखा है, बल्कि जाने माने जियो साइंटिस्ट्स मतलब भूवैज्ञानिक सीपी राजेंद्र ने लिखा है। देखिए, एक वैज्ञानिक का राजनीतिक और सामाजिक ढांचे पर इतना विस्तृत विश्लेषण लिखना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। विज्ञान हमेशा सवाल पूछने और डेटा के आधार पर सच खोजने की बात करता है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा लेख दरअसल इसी आजादी के छीनने की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक और बहुत ही व्यवस्थित दस्तावेज है। तो हमारा आज का मिशन ये डिकोड करना है कि इस लेख के अनुसार कैसे अकादमिक स्वतंत्रता यानी विश्वविद्यालयों में बिना किसी डर के सोचने का माहौल और किसी भी देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का आपस में क्या सीधा कनेक्शन है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पर इस चर्चा में गोता लगाने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। देखिए, इस पेपर में कुछ ऐसे तथ्य और विषय हैं जो शायद वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विचारधाराओं से जुड़े लोगों को चुभ सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, तो हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी भी नैरेटिव का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ बस एक न्यूट्रल लेंस की तरह काम कर रहे हैं ताकि इस स्रोत में दिए गए डेटा और विश्लेषण को बस ज्यों का त्यों आप सबके सामने रखा जा सके। और ये अप्रोच बहुत सही है, क्योंकि उद्देश्य यही है कि हम भावनाओं को किनारे रखकर केवल इस बात पर फोकस करें कि लेखक का जो रिसर्च है वो आखिर कह क्या रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब शिक्षा के केंद्रों में जहाँ नए और विद्रोही विचार पनपने चाहिए वहाँ सन्नाटा छाने लगता है, तो उसका असर सिर्फ कैंपस तक नहीं रहता। सीपी राजेंद्रन अपने इस लीग की शुरुआत भारत के अंदरूनी हालात से नहीं करते हैं। हाँ, वो एक बाहर का नजरिया पहले पेश करते हैं। बिल्कुल, वो पहले हमें बाहर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन बदलावों को किस तरह नाप रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि जब कोई समाज एक धीमे बदलाव के बीच से गुजर रहा होता है तो अक्सर जो भीतर बैठे लोग हैं उन्हें उसकी गंभीरता का पूरा एहसास ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बदलाव देख रहे होते हैं। सही कहा। इसीलिए ग्लोबल मैट्रिक्स एक आईने का काम करते हैं। लेख में वीडेम इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट का गहराई से जिक्र है। यह डेटा बहुत साफ तौर पर भारत को चुनावी निरंकुशता या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत करता है। एक सेकेंड रुकिए, चुनावी निरंकुशता, अब ये तो एक ऑक्सीमोरोन जैसा लगता है। मतलब अगर देश में चुनाव हो रहे हैं, करोड़ों लोग लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं, तो निरंकुशता कैसे हो सकती है? मैं समझ सकता हूं कि ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। दरअसल वीडेम के डेटा के अनुसार चुनाव होने के बावजूद भारत को दुनिया के सबसे खराब निरंकुश देशों की श्रेणी में रखा गया है। ओह, सबसे खराब? पर क्यों? इसका कारण ईवीएम या वोटिंग के दिन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। कारण है उस चुनाव के इर्द गिर्द का जो पूरा ढांचा होता है ना, वो जैसे मीडिया कितनी आजाद है,
सिविल सोसाइटी या एनजीओ बिना सरकारी डर के काम कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ वोटिंग वाला दिन ही लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल, लोकतंत्र सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं है जब आप बटन दबाते हैं। ये इस बात से नापा जाता है कि वोट डालने के बीच के उन 5 सालों में कोई भी नागरिक सत्ता से कितने तीखे सवाल पूछ सकता है। ओहो, मतलब मशीनरी तो चल रही है, लेकिन मशीनरी के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो असली आजादी है, वही बदल दी गई है। एकदम सटीक तरीके से कहा आपने। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा लेख में है, स्कॉलर्स एट रिस्क की 2024 की रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में एकेडमिक स्वतंत्रता अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है, और इसका सीधा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और सिलेबस में एक राष्ट्रवादी एजेंडा लागू करना बताया गया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ना राजेंद्रन एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का हवाला देते हैं। लेख के अनुसार ये इंडेक्स किसी भी लोकतंत्र का एक वाइटल साइन होता है। वाइटल साइन मतलब जैसे मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कोई प्रोफेसर या रिसर्चर बिना इस डर के कि कल उसकी नौकरी चली जाएगी या उसे जेल हो जाएगी, किसी भी संवेदनशील विषय पर रिसर्च नहीं कर पाता ना, तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो क्या हम इस एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स को किसी अस्पताल के आईसीयू में रखे उस मेडिकल मॉनिटर की तरह देख सकते हैं? कैसे मतलब? मतलब जैसे मरीज शायद बाहर से देखने पे एकदम ठीक ठाक लगे, बात कर रहा हो, लेकिन मॉनिटर पे जो वाइटल साइंस हैं, जैसे उसका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। मॉनिटर बता रहा है कि अंदर कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ चल रही है। हाँ, ये एनालिसिस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वाइटल साइंस अपने आप कभी क्रैश नहीं होते हैं। उनके पीछे हमेशा शरीर के अंदर काम कर रहा कोई ऐसा वायरस होता है जो स्वस्थ कोशिकाओं को धीरे धीरे निगल रहा होता है। हाँ, और ये लेख बिल्कुल इसी तंत्र, यानी सख्ती के तंत्र, जिसको मैकेनिक्स ऑफ सप्रेशन कहा गया है, उसी के पुर्जे खोल कर दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंसरशिप कभी भी ऐसे ढोल पीट कर नहीं आती कि लो हम तुम्हारी आज़ादी छीन रहे हैं। हाँ, वो बहुत चुपके से आती है। वो अक्सर बहुत ही बोरिंग से दिखने वाले नियमों, कमेटियों और कागजी कानूनों के भेष में आती है। तो लेख के अनुसार ये पूरा तंत्र जमीनी स्तर पर काम कैसे कर रहा है? देखिए, लेख स्पष्ट करता है कि ये कोई एक तरफा हमला नहीं है, ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, यानी कई दिशाओं से एक साथ सिस्टम को कसा जा रहा है। सबसे पहले कानूनी और नीतिगत स्तर को ही देखते हैं। हाँ, उसमें बिल का जिक्र था ना? हाँ, इसमें विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान बिल का प्रमुखता से जिक्र है। बाहर से देखने पर ये शिक्षा में सुधार का एक और साधारण सा बिल लग सकता है, लेकिन लेख के अनुसार ये दरअसल नियंत्रण के केंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा टूल है। केंद्रीकरण मतलब ऑटोनॉमी या स्वायत्ता को खत्म करके सारी शक्तियां बस एक ही जगह समेट लेना। बिल्कुल वही। तो इसका एकेडमिक स्वतंत्रता पे असल में क्या असर होता है? असर ये होता है कि जब फंडिंग्स और नियुक्तियां एक ही जगह से कंट्रोल होने लगती हैं ना, तो विश्वविद्यालयों में योग्यता की जगह राजनीतिक अनुरूपता को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया जाता है। अच्छा, मतलब जो सत्ता के नैरेटिव से सहमत है उसे बढ़ावा मिलेगा। हाँ, और जो सवाल पूछेगा उसके फंड्स या तो रोक दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक कंट्रोल हुआ, लेकिन लेख में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो सीधे व्यक्तियों को निशाना बनाने की बात करते हैं। जैसे 2014 से 2026 के बीच कम से कम 62 शिक्षाविदों पर उनके विचारों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गई है। 62 कोई छोटा नंबर नहीं है। और याद रहे, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो कागजों पर या मीडिया में रिपोर्ट हो गए हैं। असली बदलाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। राजेंद्रन बताते हैं कि अब प्रोफेसरों को आजाद विचारकों की तरह देखना ही बंद कर दिया गया है। तो फिर उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से बस एक सरकारी कर्मचारी माना जाने लगा है। एक सेकेंड, अगर प्रोफेसर्स को सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाने लगा तो उन पर तो सिविल सर्विसेज वाले आचरण नियम या कंडक्ट रूल्स लागू हो जाएंगे ना? बिल्कुल, और यही कैच है। फिर तो वे सरकार की किसी नीति की आलोचना कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकारी नियम तो साफ कहते हैं कि आप राज्य के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। ये तो क्रिटिसिज्म को खत्म करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। लेकिन अगर किसी प्रोफेसर या छात्र के साथ कुछ गलत होता है तो यूनिवर्सिटी के अंदर शिकायत कमेटियां भी तो होती हैं ना, वो इंटरनल कमेटियां,
उनका क्या हुआ? यही तो इस सख्ती के तंत्र का तीसरा और सबसे बारीक हिस्सा है। लेख के अनुसार विश्वविद्यालयों के अंदर बनी वो कमेटियां जिनका काम छात्रों की रक्षा करना था, अब सिर्फ सजावटी रह गई हैं। सजावटी मतलब सिर्फ नाम के लिए? हाँ, उनका काम अब न्याय देना नहीं है, बल्कि वे सत्ता और प्रशासन को बस एक कानूनी ढाल प्रदान करती हैं। ओहो, मतलब ये कमेटियां अब सिर्फ उस फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हैं जिसकी एक्सपायरी डेट 10 साल पहले ही निकल चुकी है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब दीवार पे टंगा हुआ दिखता है तो लगता है कि सुरक्षा है, पर जब असली आग लगती है तो वो किसी काम का नहीं निकलता, सिर्फ दिखावे के लिए रखा है वहाँ। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक और थोड़ा कड़वा उदाहरण है। देखिए, जब ऐसी कमेटियां काम करना बंद कर देती हैं ना, तो संस्थाओं में जिज्ञासा से अधिक अनुपालन यानी कंप्लायंस महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग सवाल पूछना ही छोड़ देते होंगे। बिल्कुल, विश्वविद्यालय नए और क्रांतिकारी विचारों को जन्म देना बंद कर देते हैं। वो केवल डिग्रियां छापने वाले ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस बनकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर नियम इतने ही सख्त कर दिए गए हैं तो क्या ये नियम हर किसी पर एक समान लागू हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा दावा तो यही होता है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है और उसके तराजू में सब एकदम बराबर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लेख इस दावे की धज्जियां उड़ा देता है। हाँ, वो एक बहुत बड़े अंतर की ओर इशारा करता है, जिसे लेख में असिमेट्री ऑफ जस्टिस या न्याय की असमानता कहा गया है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि राज्य जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो असली कहानी इस बात में छिपी होती है कि वो शक्ति किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और किसके लिए उसे एकदम ढीला छोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेख बहुत साफ शब्दों में दो अलग अलग तस्वीरें पेश करता है। एक तरफ निशाने पर कौन है? वे लोग जो सवाल पूछते हैं, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शोधकर्ता। हाँ, लेख में कुछ बहुत ही स्पष्ट नाम भी दिए गए हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, पत्रकार इरफान महराज और उमर खालिद जैसे युवा शोधकर्ता। हाँ, और लेख बताता है कि ये लोग बिना किसी पुख्ता ट्रायल के सालों से लंबी जेल काट रहे हैं और इन्हें बेल यानी जमानत तक मिलना लगभग असंभव हो गया है। और अब दूसरी तरफ का विरोधाभास देखिए। इसी न्याय प्रणाली के भीतर गंभीर से गंभीर अपराधों के आरोपी जो हाई प्रोफाइल गॉडमैन या बाबा लोग हैं और जो ताकतवर राजनेता हैं, उन्हें बहुत आसानी से पैरोल मिल जाती है। हाँ, उनके साथ खुली रियायत बरती जाती है। देखिए, जब न्याय इस बात पर निर्भर करने लगे कि आरोपी की विचारधारा क्या है या उसका रसूख कितना है, तो समाज में कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होता है, बल्कि एक बहुत गहरा डर पैदा होता है। बिल्कुल एक खौफ बैठ जाता है। और ये डर सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही काम नहीं कर रहा है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगे कि उसके अपने ही देश का सिस्टम उसे न्याय नहीं दे रहा है, तो वो बेचारा कहाँ जाए? यहीं पर लेख एक ऐसा तथ्य सामने लाता है जो शायद आम चर्चाओं में कभी आता ही नहीं है। हाँ, वो ICCPR वाला पॉइंट है ना, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी बिंदु है जिसे राजेंद्र ने उठाया है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक अहम मानवाधिकार संधि है। इसका एक प्रावधान है जिसे फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये प्रोटोकॉल करता क्या है? यह दुनिया भर के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके देश की अदालतें उन्हें न्याय नहीं दे पा रही हैं, तो वे सीधे UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में इसका असल में क्या मतलब है? मतलब यह है कि भारत ने इस फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। ओह, इसका मतलब वो रास्ता भी बंद है। हाँ, इसका सीधा अर्थ यह है कि एक नागरिक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय मांगने का वो आखिरी कानूनी रास्ता आपके लिए पूरी तरह से बंद है। ये तो बहुत ही डरावना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़ी सी बिल्डिंग में है और अचानक अंदर आग लग जाए, या कोई उसका अपना ही घर अंदर से लॉक कर दे। हाँ, और वो बाहर ना निकल पाए। वो घबराकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागता है, ये सोचकर कि चलो अंतर्राष्ट्रीय नियमों वाली एक इमरजेंसी एग्जिट तो होगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि नक्शे में तो वो दरवाजा दिखाया गया था, पर असल में उसे कभी बनाया ही नहीं गया, कोई रास्ता है ही नहीं। ये एनालॉजी इस पूरी स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से पकड़ती है। जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय अपील की कोई जगह नहीं होती और अंदर न्याय असमान रूप से बट रहा होता है, तो एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है।
लोग हार मान लेते होंगे। बिल्कुल। लोग धीरे धीरे संघर्ष करना छोड़ देते हैं और बस उस खामोशी के साथ समझौता कर लेते हैं। और यही समझौता हमें इस चर्चा के सबसे जटिल और विरोधाभासी हिस्से तक ले जाता है। मतलब एक तरफ रिपोर्ट और डेटा चीख चीख कर बता रहे हैं कि आज़ादी छिन रही है, न्याय में असमानता है और शिक्षाविदों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर देश में एक बहुत ही लाउड नैरेटिव है। एक कहानी है जो हम हर दिन पोस्टर्स और भाषणों में सुनते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी है। तो ये विरोधाभास आखिर काम कैसे कर रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना होगा कि सच्ची डेमोक्रेसी सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि कितने लोग वोट डाल रहे हैं। हाँ, या इतिहास कितना पुराना है। बिल्कुल। लेख मजबूती से तर्क देता है कि एक असली लोकतंत्र वो है जहां रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने वालों के लिए भी एक सुरक्षित जगह हो, एक रिफ्यूज हो, जहां असहमति को सीधा देशद्रोह न मान लिया जाए। लेकिन लेख के अनुसार वर्तमान स्थिति तो इसके ठीक उलट जा रही है। वहां बौद्धिक एकरूपता या होमोजेनाइजेशन ऑफ थॉट की बात कही गई है। हाँ, राज्य द्वारा सक्रिय रूप से इसी बौद्धिक एकरूपता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा पढ़ें और एक ही नैरेटिव पर विश्वास करें। और जो अलग सोचेगा वो खतरा बन जाएगा। बिल्कुल, विविधता को एक खतरे की तरह देखा जा रहा है। और राजेंद्रन जो सबसे खतरनाक बात कहते हैं वो ये है कि ये एकरूपता कोई गलती या सिस्टम का बग नहीं है, बल्कि ये मौजूदा प्रशासन का एक खास फीचर है। अच्छा, मतलब इसे बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर ये डिज़ाइन है तो लोग इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सड़कों पर कोई बड़ा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम निरंकुशता को फिल्मों की तरह देखते हैं। हाँ, मतलब जब हम डिक्टेटरशिप की कल्पना करते हैं तो लगता है कि रातों रात सेना सड़कों पर आ जाएगी या अचानक सारे टीवी चैनल्स बंद हो जाएंगे। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजेंद्रन इसे एक द स्लो क्रैश कहते हैं। ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। ये एक धीमी अनुकूलन प्रक्रिया है जिसे ग्रेजुअल कंडीशनिंग कहते हैं। मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमें एक अलग नजरिए की जरूरत है। क्या ये आज के जमाने के किसी सब्सक्रिप्शन की तरह है? सब्सक्रिप्शन? वो कैसे? सोचिए कि आपने एक बहुत ही शानदार ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है। शुरुआत में उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिर हर महीने एक अपडेट आता है और हर अपडेट के साथ बिना शोर मचाए कंपनी एक आध फीचर हटा देती है। धीरे धीरे चीजें गायब होती हैं। कभी प्राइवेसी फीचर हट गया, कभी कस्टमाइजेशन का विकल्प चला गया। आप हर महीने वही कीमत चुका रहे हैं, ऐप का इंटरफेस भी वैसा ही दिख रहा है, इसलिए आप शिकायत नहीं करते। आपको लगता है ठीक है, शायद सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अपडेट है। और फिर एक दिन आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। सालों बाद जब आपको किसी बहुत ज़रूरी फीचर की ज़रूरत पड़ती है तो आप देखते हैं कि ऐप तो पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पर क्योंकि ये सब इतनी धीरे धीरे हुआ, आप कभी ये बता ही नहीं पाते कि वो कौन सा दिन था जब ऐप असल में बर्बाद हुआ था। ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक उदाहरण है। यह स्लो क्रैश बिल्कुल इसी तरह काम करता है, जैसे उबलते हुए पानी में मेंढक को पता ही नहीं चलता। हाँ, वो बॉइलिंग फ्रॉग वाली बात। और इस स्लो क्रैश की सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या है? लेख के अनुसार इसमें नागरिक खुद अपने ही अधिकारों को खत्म किए जाने में मूक भागीदार बन जाते हैं, जिसे कॉम्प्लिसिट होना कहते हैं। हाँ, वे छोटी छोटी आज़ादियों के छिनने को ये सोचकर स्वीकार कर लेते हैं कि इससे मेरे रोजमर्रा के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, या शायद ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। और इसी तरह एक एक करके फीचर्स गायब होते जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई समाज हर दिन थोड़ी थोड़ी आज़ादी स्वेच्छा से छोड़ता है ना, तो एक दिन वो पाता है कि वो पूरी तरह से एक ढांचे में कैद हो चुका है। और ये सब इतनी खामोशी से होता है कि कोई शोर ही नहीं मचता। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक जियो साइंटिस्ट की नज़र से जो पृथ्वी की परतों और टेक्टोनिक प्लेट्स के धीमे खिसकाव को समझता है ना, सीपी राजेंद्रन ने समाज की परतों में आ रहे इस धीमा लेकिन विनाशकारी बदलाव को बहुत ही वैज्ञानिक सटीकता के साथ मापा है। और इसी वजह से उनका जो निष्कर्ष है वो किसी साधारण अकेडमिक पेपर की टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और तुरंत ध्यान देने योग्य चेतावनी है। बिल्कुल। इस पूरे गहरे विश्लेषण का अगर हम एक सार निकालें तो इस लेख का मुख्य निष्कर्ष एकदम स्पष्ट और सीधा है। हाँ,
कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। जब हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा के केंद्रों में जहां सबसे तीखे और असहज करने वाले सवाल गूंजने चाहिए, जब वहां सवाल पूछने की आवाजें धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल जाती हैं, और फिर वो फुसफुसाहट भी दम तोड़ देती है। हाँ, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बहुलवादी लोकतंत्र की नींव बस ईंट दर ईंट करके ढाई जा रही है। देखिए, लोकतंत्र कोई बनी बनाई या जड़ इमारत नहीं है जो एक बार खड़ी कर दी तो हमेशा खड़ी रहेगी, है ना? हाँ, इसे हर पीढ़ी को अपनी आज़ाद सोच, अपनी सक्रियता और अपने सवालों से जिंदा रखना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। लेख अंत में बहुत ही मजबूती से ये संदेश देता है कि हमारा भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम बतौर समाज उन संस्थानों को बचा पाते हैं जहां बिना किसी डर के सत्ता से सवाल किए जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर बिंदु है। जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में उस भव्य इमारत की बात की थी ना, जिसकी नींव बस सन्नाटे के बीच खोखली हो रही है। हाँ, वही सन्नाटा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इस लेख के पन्नों से भी थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इसकी आत्मा से जुड़ा है। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर हम वाकई एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां विचारों की एक रूपता ही बस एकमात्र नियम बन जाए, जहां सबसे अलग सोचना या सिस्टम से असहमत होना एक अपराध या खतरे की तरह देखा जाने लगे, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में हमारे पास कोई नया आविष्कार आ पाएगा? क्या जीवन को देखने का कोई नया दर्शन, या जो हमारी आने वाली बड़ी चुनौतियां हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या आर्थिक असमानता, क्या उनका कोई नया और आउट ऑफ द बॉक्स समाधान कभी निकल कर आ पाएगा? ये सोचने वाली बात है, सच में। शांति और सन्नाटे के बीच ना एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। शांति में सुकून होता है, जीवन होता है, और असहमति के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। लेकिन सन्नाटे में सिर्फ खौफ होता है। बिल्कुल, सन्नाटा कभी शांति नहीं हो सकता। तो आज खुद से और अपने आसपास देखकर बस एक सवाल पूछिए कि क्या हम अपने समाज में एक मजबूत शांति स्थापित कर रहे हैं, या हम सिर्फ एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा सन्नाटा बुन रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने का ये सिलसिला रुकना